जमीन से लेकर आसमान तक भाजपा की सरकार है और सरकार पर जनता सरोकार भी जता रही है। मध्य प्रदेश के अंदर अभी कलेक्टरों के तबादले हुए हैं और हम बैठे हैं बड़वानी जिले में और जिले में प्रभारी मंत्री का आगमन हो चुका है। जानेंगे उनसे कि आगामी क्या रणनीतियां हैं जिले में विकास की, और भी कई बिंदुओं पर हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मंत्री जी से, चूंकि उनके पास उच्च शिक्षा विभाग भी है, तो युवाओं को लेकर और चूंकि अभी ये जो निमाड़ क्षेत्र में शिक्षा को लेकर आपके क्या प्राथमिक उद्देश्य है मंत्री जी? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हम मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारे कॉलेजों को, जो जिला केंद्र का या अन्य स्थान का एक कॉलेज है, उनको हम अच्छा कॉलेज बनाना, उसमें नए नए विषय सम्मिलित करना, उसकी प्रक्रिया चल रही है। अगले सत्र से वो रेगुलर रूप में हो जाएंगे और जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ हम परिवहन की व्यवस्था भी, बस भी चलाने का काम करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग, आयुष और तकनीकी में आपके पास जो मंत्रालय है उसमें कौन सी ऐसी 3 प्रमुख योजनाएं जन कल्याणकारी है जिनको आप बताना चाहेंगे कि अधिक से अधिक जो है जनता कहीं ना कहीं लाभ ले उसमें? देखिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत हमारे देश की सरकार ने लगातार आयुष्मान कार्ड बनाने का काम प्रारंभ किया है। आयुष विभाग में भी हम अभी नए अस्पताल बनाना, नए कॉलेज स्थापित करने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक कॉलेजों की तरफ अभी तक की पहले की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुर्वेद को फिर से स्थापित करना भारत में, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के स्वास्थ्य की चिंता आयुर्वेद के माध्यम से हो सके, और मध्य प्रदेश की सरकार ने मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का निर्णय किया है, जिसमें से 5 इसी साल से हम निर्माण का काम प्रारंभ कर रहे हैं। बाकी को अगले साल में भारत सरकार से अनुमति मिलेगी। 5 की अनुमति भारत सरकार से मिल चुकी है। इसी प्रकार से टेक्निकल एजुकेशन में भी हम इंडस्ट्री के साथ में बैठ करके नए सिलेबस बना रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यकता लगती है उस प्रकार के लोग हम बना सकें, ऐसी स्किल्ड हम यहाँ बना दे सकें। इस प्रकार का प्रयास हम कर रहे हैं। बड़वानी जिले को लेकर अभी क्या रोड मैप चल रहा है? आपने क्या चिंतन किया? अभी आप कई समय से प्रभारी मंत्री नियुक्त हो चुके हैं। आपके अध्ययन में, आपके ध्यान और संज्ञान में कौन से ऐसे विषय आए जिससे आपको लगता है कि यहाँ पर उन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की आवश्यकता है या उस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है? और कल जो आपकी बैठक एक नई कलेक्टर के साथ होना है, जो अभी नवागत कलेक्टर आई हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं उन चीज़ों को आप? देखिए, हमारी सरकार ने रोड और स्वास्थ्य और चिकित्सा, अपने शिक्षा, इन 3 चीज़ों पर टारगेट किया है, और उस दृष्टि से हम हायर एजुकेशन में, स्कूल शिक्षा में, और फिर जो ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़कें हैं, देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी नए फिर से जो गांव छूटे हैं, एक मोहल्ले छूटे, उनको भी प्रधानमंत्री सड़क में जोड़ने का प्रारूप आया है। ऐसे मिला करके हम 100% गाँव ही नहीं, हम जो मजरे टोले हैं, जो है फलिया जिनको बोलते हैं, उन तक भी हम सड़क पहुंचाने के काम को पूरा करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को इन 5 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट्स बनाने का कहा है। उसमें हर जिले में भी हमारे कलेक्टरों के माध्यम से एक विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार हुआ है, जो इकट्ठा होकर के और सरकार के पास जा रहा है। उसमें कहाँ पर क्या काम करना है, उसका सारी तैयारी हमने की है। अभी अहिल्याबाई देवी की 300वीं जयंती है कल, और इसको लेकर कैबिनेट की जो मीटिंग है वो महेश्वर में भी आयोजित की गई थी, और इसको महिला सशक्तिकरण के स्वरूप में भी रूपांतरित करने का प्रयास मोहन सरकार कर रही है। तो उस दिशा में महिला सशक्तिकरण की और कल की बैठक में कोई नवाचार या कोई निर्देशात्मक विचार देखने को मिल सकते हैं क्या? देखिए, हमारी सरकार लगातार अपने देश के लोगों लिए, जिन लोगों ने काम किया, चाहे उस शासन के रूप में किया और सामाजिक रूप से किया, उनका बखान होना चाहिए और उनसे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले। देवी अहिल्या एक ऐसी माँ हुई है जिसने केवल अपने इस एरिया को, जहाँ तक उनका राज्य था वहीं नहीं, पूरे भारत भर में अध्यात्म को जगाने के लिए अपने वहाँ के धार्मिक स्थलों को वैभवशाली बनाने का काम अपने कार्यकाल में किया है, और आज फिर वो प्रेरणा के रूप में काम करे। हम तो समझते हैं कि माँ अहिल्या के आशीर्वाद से ही आज देश भर में अपने धार्मिक स्थानों को, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी हो, चाहे उज्जैन का महाकाल लोक हो, ऐसे सब स्थानों का वैभव फिर से हम स्थापित करना चाहते हैं, और उनसे ही प्रेरणा लेकर के हम
राज्य के संचालन में ये सब कामों को हम करते जा रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल एक सभा में कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो लगातार सनातन का अपमान कर रहे हैं। पहले कांग्रेस ने राम मंदिर आमंत्रण का विरोध किया और उसके बाद प्रयागराज में जो डुबकी लगाने पर भी जो टिप्पणी मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है, उस संबंध में किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को आप? देखिए, कांग्रेस का तो जो पूरा चरित्र है, मैं तो उसको बहुत पीछे से देखना चाहता हूँ कि आज़ादी से लेकर तो आज तक कांग्रेस का नेतृत्व तो यहाँ के सनातन के खिलाफ काम करता है, चाहे वो पंडित नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे बाद के उनके मुखिया हो और आज उनकी पार्टी के नेता के रूप में खड़गे जी या राहुल गांधी जी हो। ये सब यहाँ की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम करते हैं। जिस देश के करोड़ों लोग एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं और जब कोई भेदभाव नहीं करते, कौन किस जाति, कौन किस पंथ का है, कहाँ भोजन कर रहा है, कहाँ सो रहा है, इस प्रकार का भेद मिटाने का काम, समरसता का काम हमारे महाकुंभ से होता है। और करोड़ों लोग अपनी उस माँ गंगा की गोद में बैठ करके, जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा अपनी माँ से अपनी गोद में बैठ करके लाड़ करता है, इसलिए अपनी माँ की गोद में बैठ करके लोग उससे ताकत प्राप्त करने के लिए कुंभ में जाते हैं। और ऐसे विषय को गंभीरता से ना बोलते हुए एक हल्के ढंग में बोलना, ये हमारे सनातन का अपमान करने का काम लगातार कर रहे हैं। उसी प्रकार से श्रीमान राहुल गांधी जी भी इस देश को, जिस अंग्रेजों ने जिस प्रकार से धर्म और जाति के आधार पर देश को तोड़ने का षड्यंत्र रचा था और धर्म के आधार पर तो देश का विभाजन ही कर दिया, आज फिर कांग्रेस सत्ता के लिए इतनी भूखी हो गई है कि वो जातियों में देश को बांटना चाहती है, समाज को लड़ाना चाहती है, तोड़ना चाहती है। इसलिए मुझे तो कई बार ये लगता है कि अंग्रेजों का जो डीएनए है कहीं वो कांग्रेस में तो प्रवेश नहीं कर गया है। आप जिस विधानसभा से आते हैं और जिस क्षेत्र में आपका राजनीतिक अस्तित्व है और वो मालवा है, और मालवा में एक राजा हुए थे गर्दभिल्ल वंश के विक्रमादित्य, और तभी से विक्रम संवत और गुड़ी पड़वा की शुरुआत हुई। तो उनका अपनी एक प्रशासनिक दृष्टिकोण में एक अच्छे राजा के रूप में उनको देखा जाता है और उन्होंने बहुत अच्छे से शासन व्यवस्था को चलाया। तो पारदर्शिता, चूंकि प्रतिबद्धताएं बढ़ती है जब सरकार पर जनता भरोसा जताती है और बार बार जब जनप्रतिनिधित्व मिलता है, तो अफसरशाही को नियंत्रण करने के लिए आपके क्या विचार और किस तरह के निर्देश आप कल की मीटिंग में देने वाले हैं? देखिए, भारत की परंपरा में अच्छे अच्छे शासक हुए हैं जिन्होंने एक आदर्श शासन का संचालन किया, चाहे अहिल्याबाई हो, चाहे विक्रमादित्य हो, या और देश के अलग अलग, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे अशोक हो। अब अपने अपने काल में अपने अपने क्षेत्रों में इस प्रकार के अच्छे श्रेष्ठ राजा हुए हैं जिसने प्रजा की चिंता की है। दुर्भाग्य से जब अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों ने भारत के लोगों को बताने की कोशिश की कि तुम्हारे लोगों को तो कोई राज्य करना ही नहीं आता है, और उसी प्रकार की शिक्षा पद्धति भारत में लागू की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी और राज्य में भी हम ऐसे श्रेष्ठ शासन संचालकों के जीवन पर फिर से रिसर्च करना और उनको बच्चों तक, विद्यार्थी तक और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करने जा रहे हैं, जिसमें अहिल्याबाई का भी है, रानी दुर्गावती का भी है और विक्रमादित्य का भी है। आने वाले समय में उनकी आवश्यकता पड़ रही है, उनके चैप्टरों को भी हम पाठ्यक्रम में भी जोड़ रहे हैं और एक प्रकार से उनके संपूर्ण जीवन को लोग समझे और उनसे प्रेरणा लेकर के अच्छी सरकार चला सके, अच्छा समाज निर्माण कर सके, इस प्रकार की हम कोशिश कर रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न, अभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि मैं आपसे पूछूं कि अगर आप प्रयागराज महाकुंभ में नहीं जा रहे हैं तो मौनी अमावस्या को क्या नर्मदा किनारे नर्मदा आरती पर आएंगे? देखिए, अपने देश में सभी नदियों का महत्व है। कुछ नदियों का भारत के लोग प्रतीक के रूप में स्मरण करते हैं। जब अपने घर में भी स्नान करते हैं तो गंगा का स्मरण करते हैं, नर्मदा का स्मरण करते हैं, क्षिप्रा का स्मरण करते हैं, यमुना का और सरस्वती का स्मरण करते हैं। ये हमारे देश की मान्यता है कि जो जल है, ये जल गंगा का ही जल सब दूर गया है, इसलिए सब जल को गंगा स्वरूप ही मान कर आज ही मैंने माँ नर्मदा में स्नान किया है। और इसी भाव से क्या कि लोग महाकुंभ में वहाँ गए हैं, मैं कम से कम माँ नर्मदा के किनारे हैं तो माँ नर्मदा में स्नान करूं। इसलिए भारत का भाव बहुत व्यापक है। इस व्यापक भाव को समाज जीवन में स्थापित करने का काम हम भी व्यक्तिगत रूप से करते हैं और समाज के लोग भी। उसके लिए किसी निर्देश की जरूरत नहीं होती, स्वयं जनता जाती है।
तो ये थे प्रभारी मंत्री बड़वानी, जो बता रहे थे कि किस तरह से उनकी पार्टी और सरकार की आइडियोलॉजी और किस तरह से वो जो भारत का और मध्य प्रदेश का जो गौरवशाली इतिहास है उसको भी पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करवाएंगे। अब देखना है कि चूंकि हर बार जो है लोकसभा में, विधानसभा में मतों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन विधानसभा में 3-1 का रेशो बड़वानी जिले में रहा है। तो अब ये आने वाला समय बताएगा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का कितना लाभ हितग्राहियों को मिलता है और किस तरह से जो जनता है इन पर फिर से भरोसा जता पाती है। INI के लिए नवनीत रावल, बड़वानी।